नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब मुगलों की बात होती है तो अक्सर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भुला दिया जाता है या जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन जफर को याद किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बूढ़े होने के बावजूद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली थी और अपना सब कुछ झोंक दिया था, गंवा दिया था। इस बगावत के नतीजे में उन्हें अपना छोटा-मोटा साम्राज्य तो खोना ही पड़ा था। उन्होंने अपने दोनों बेटे और पोतों को भी गंवा दिया था। यही नहीं, आखिरी समय में उनसे उनका वतन भी छीन लिया गया था और उन्हें सजा के तौर पर रंगून भेज दिया गया था। जफर को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि उनके दरबार में गालिब, दाग, मोमिन और ज़ौक़ जैसे शायर थे। वे खुद भी आला दर्जे के शायर थे और उनकी अधिकांश शायरी आज भी उपलब्ध है। उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है, कितना बदनसीब, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़्न के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। ये जब रंगून में थे और जला वतनी काट रहे थे, तो उन्हें अपने मुल्क में वो 2 गज ज़मीन नहीं मिली, इसका उन्हें अफ़सोस था और ये शेर उसकी कहानी कहता है। बहरहाल, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफ़ेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे ज़फ़र के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफ़ेसर पुनियानी। धन्यवाद मुकेश जी। बहादुर शाह ज़फ़र जी, अगर 1857 की लड़ाई में शामिल न हुए होते, उसका नेतृत्व न करते, तो उनको कोई याद न करता क्योंकि उनका साम्राज्य सिकुड़ चुका था, अंतिम दौर में था। वो एक टर्निंग पॉइंट था भारत की हिस्ट्री के लिहाज से भी और उनके लिहाज से भी। कैसे देखते हैं ज़फ़र को आज आप? देखिए बहादुर शाह द्वितीय, इनका नाम बहादुर शाह द्वितीय था और शायर के रूप में इन्होंने ज़फ़र नाम अपने साथ लगाया और जब इन्होंने ये अकबर द्वितीय के बेटे थे इनकी माँ जो थी वो हीराबाई थी और जब इन्होंने राजपाट सँभाला, तो उस समय जो हीराबाई या परिस्थिति थी देश लालबाई? में हीराबाई? लालबाई, जी, जी, आई एम सॉरी। जी, तो कुछ उन्होंने जब राजपाट सँभाला, तो खजाना बिल्कुल खाली था। क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो मुगल साम्राज्य था, वो काफ़ी सिकुड़ गया था। उसमें ज़्यादा कुछ ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं रह गया था। तो उनका ऐसा कहते हैं केवल उनकी सत्ता केवल लाल किले तक सीमित थी। पर वो अपना वक़्त जो गुज़ारते थे, ज़्यादातर शायरी में, ये जो आपने बेहतरीन शायरी सुनाई, ये ये तो उनका पीक है। पर ऐसे भी वो अपने मूल स्वभाव से एक शायर थे। अच्छा, हुआ क्या जैसे 1857 की क्रांति अगर हम उसको याद रखें, तो बहादुर शाह ज़फ़र के बगैर उसको याद रखना असंभव है। भले ही बहादुर शाह ज़फ़र ये मुगल साम्राज्य के 20वें और अंतिम राजा साम्राज्य ये राजा थे, पर उनके पास कोई साम्राज्य था ही नहीं। तो हुआ क्या जैसे 1857 की प्लानिंग हुई, योजना बनी, तो उसमें एक तरफ तो गरीब किसान बहुत पीड़ित थे, जो विद्रोह करने को आतुर थे, क्योंकि उन पर टैक्स का बोझ बहुत बड़ा हो गया था। दूसरा जो फ़ौज के लोग थे, फ़ौज के लोग भी असंतुष्ट थे, वेतन के कारण और दूसरी जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, उसके कारण थे। और तीसरा जो यहाँ के राजा रजवाड़े कुछ थे, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और यानी आपके उत्तराधिकार की मान्यता केवल अंग्रेज दे सकते हैं। इसके आधार पर बहुत सारे राजा और रानी, झांसी की रानी, ये उनसे नाराज़ थे। उसके लिए जब योजना बनी, तो वो एक चालाक तरीके से रोटियों का आंदोलन चला। रोटी एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। वो एक संकेत था कि अभी बगावत होने वाली है और हमको सबको एक ही साथ बगावत करनी है। वो अब ये कोई कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी थी, प्रचार का एक तरीका था जिसमें रोटियाँ इस्तेमाल की गई थी। जी। एक नायाब तरीका था और उस समय के हिसाब से उन्होंने इसको बनाया। तो ये बात जब पूरी जगह फैल गई तो उसके पहले ही पूरा ये जो उनकी योजना के पहले ही मेरठ में मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, तो तारीख के पहले ही वो उठाव हो गया। तो यहाँ से मेरठ से जो लोग गए, तो उसके बाद तो पूरा इशारा फैल गया और सब लोग दिल्ली आने लग गए।
दिल्ली जब आए तो भाई उनके सामने यही सवाल था कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो रहे हैं, पर हमारा नेता कौन? दिल्ली जो लोग आए उसमें 70% के करीब ये हिंदू थे और 30% ये मुसलमान करीब होंगे, अंदाज रफ अंदाज जो है। और इसमें जैसे नाना साहब पेशवा, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी और तात्या साहब टोपे, ये सब उसमें शामिल थे। तो अब एक बात महत्वपूर्ण इसमें सावरकर कहते हैं कि अभी तक का जो साम्राज्य था वो उत्तराधिकार से आ रहा था। ये पहली बार थी कि किसी राजा को चुना गया। जी तो बहादुर शाह जफर का जो नेतृत्व करते हैं वो उत्तराधिकार के आधार पर नहीं करते, वो चुने जाने के कारण इसका नेतृत्व करते हैं। तो उन्होंने जो उनको चुना गया 11 मई 1857 को, उसके 12 मई से ही उन्होंने अपना कोर्ट लगाया और जो भी जिम्मेदार लोग थे सबको जिम्मेदारी का काम दिया गया। जो एक युद्ध की स्ट्रैटेजी होती है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, उस प्रकार से पूरी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया और एक जनरल के रूप में उन्होंने सेना का नेतृत्व किया। और इसका नेतृत्व में कहा जाए तो करीब 72 आप कहानी आगे बढ़ाइएगा, लेकिन थोड़ा सा रोचक इसमें ये है कि जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इसका नेतृत्व कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल उन्होंने रखा। इसके बावजूद उनको चुना गया। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो इसके लिए कोई उत्सुक नहीं थे कि मैं इसके लिए बनूं और उनका मिजाज भी अलग था। वो जानते थे उनकी सत्ता काफी सिमट गई है, ये भी कारण था। एक तो बुजुर्ग थे और दूसरी सत्ता की सीमा भी काफी सिमट गई थी। तो फिर उन्होंने उनके लीडरशिप में करीब 72 लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ हुई। अंग्रेजों की कमर तो टूट गई। अंग्रेजों की कमर टूट गई तो इसके बाद नेपाली और पंजाबी और कुछ ये सिंधिया परिवार जैसे लोग ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। अंग्रेज संभल गए और उन्होंने पूरा इस पर काबू पा लिया। और इस पर काबू पाने के बाद उन्होंने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। और ये भी बता दूं कि जब इस प्रकार के हालात आए थे तो बहादुर शाह ये लाल किले से भागकर हुमायूं की टूम, हुमायूं के मकबरे पर जाकर छिपे थे, पर उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाया गया। उस समय मेजर हडसन ने जब इनको पकड़ा तो वो भी थोड़ा उर्दू जानता था। उसने कहा, दम में दम नहीं है, खैर मानो मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, तेग तलवार। और इसके जवाब में जफर ने जो कहा वो बार बार दोहराया जाता है, याद किया जाता है, हिंदों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो लंदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक हमारे में ईमान की बू है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, ये बहुत बढ़िया आपने उसमें एडिशन किया। तो खैर, तो हुमायूं की टूम पर इनके और इनके परिवार को गिरफ्तार किया गया और बहादुर शाह के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और मुकदमे में उनको एक राजा का दर्जा नहीं दिया गया, नॉट ए सॉवरेन ऑफ इंडिया, कि भाई यहाँ का एक राजा है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो दर्जा उनको नहीं दिया गया। और ब्रिटिश राज का एक नागरिक है, ब्रिटिश राज का एक प्रजा है, उसके आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा वही था देशद्रोह का कि आपने बगावतियों की मदद की, आपने उनका नेतृत्व किया, आपने ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने के लिए ये सब किया। ये आधार पर उनको सजा दी गई और सजा के तौर पर उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया। अब उनके साथ उनकी पत्नी को भी भेजा गया और यहाँ जो काफी उनको यातना दी गई। जेल की परिस्थिति तो वैसे ही खराब थी और रंगून जेल तो और भी खराब थी। तो इस समय फिर वो जिस पीड़ा से गुजरते हैं उसका वर्णन वो कई बार अपनी शेर व शायरी में करते हैं। इसका एक दो उदाहरण आपने दिया। तो अंतिम बात यही थी कि उनकी इस कुर्बानी के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु जेल में ही हुई और उनको दफनाया गया। तो उनकी जो कब्र है, अब उनकी कब्र पे आने के पहले एक बात और कह दूं कि विनायक दामोदर सावरकर वो मानते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी और वो बहादुर शाह जफर को अपनी किताब में एक अच्छा दर्जा देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत में अच्छा दर्जा देते हैं पर बाद में आके गोल कर इसको टर्न कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं 1857 में ये क्यों हारे,
जंग क्यों हारे अंग्रेजों से? क्योंकि बोले बोले इसका नेतृत्व एक मुसलमान कर रहा था। तो हिंदू सिपाहियों को लगा कि अगर हम जीत भी गए तो शासन तो मुसलमान के पास जाएगा, इसलिए उनको मनोबल गिर गया और वो लड़ाई वो हार गए। ये एक इस प्रकार से ट्विस्ट ये गोलवल करने दिया, वो एक रोचक बात है। खैर, पर जी फिर भी जो उनकी कब्र पर आगे अब जब हम चलते हैं तो कई लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस रंगून में गए और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की तरफ से इनके सम्मान में कब्र के पास परेड कराई और उनको एक आदरपूर्ण कहा कि ये भारतीय आज़ादी के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाद में फिर आप देखिए तो मनमोहन सिंह भी वहां गए, उन्होंने भी आदर प्रकट किया और राजीव गांधी ने एक खास बात कही कि भाई भले ही आपका नाम इतना रोशन इतना प्रचलित नहीं है, पर आपने जो काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है और भारत में आपका नाम सदैव अमर रहेगा। ये राजीव गांधी ने उस उनके ऊपर लिखा। तो मुख्य बात यह है कि अब जो बहादुर शाह जफर की कब्र है वो एक सिंबल बन गया भारत की आज़ादी के लड़ाई की शुरुआत की और उस पर कई लोग जाकर आदर भी प्रकट करते हैं। और तो और नरेंद्र मोदी भी वहां गए थे, उन्होंने भी आदर प्रकट किया। तो सवाल यह है कि एक इतने कवि हृदय शायर हृदय व्यक्ति जो जब उनको जिम्मेदारी मिली तो जिम्मेदारी से भागे नहीं, वो रिलक्टेंट थे, मतलब हिचकिचा रहे थे, पर उन्होंने इसको स्वीकार किया और पूरी योग्यता से हिंदू मुसलमानों को बांध के रखा। दूसरी बात ये भी कही जो भी जिन लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की कि बहादुर शाह जफर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेना में हिंदू मुसलमान दोनों के होने के बावजूद सेना को ऐसा जोड़ के रखा कि जैसे उनमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेद ना हो। ये मुझे लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो 1857 की है कि कई बटालियंस थी जिसका नेतृत्व हिंदू सरदार कर रहा था और जो बटालियन में ज्यादा लोग मुसलमान हैं, इसका उल्टा भी था। पर उस समय लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे जो बटालियन का नेतृत्व कर रहा है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, मेरे बाजू में खड़ा होकर जो लड़ रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है। सब एक ही भावना से ओतप्रोत थे कि हमको ब्रिटिश को हराना है और जो इन्होंने हम पे अत्याचार किए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पिछले 100 साल से, उसका हम वो अंत करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें रही जो मेरे ख्याल से हमेशा याद रखने लायक रहेगी। प्रोफेसर पुनियानी, जफर जो है वो दरअसल वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे अकबर II के, अकबर द्वितीय के, वो छोटे बेटे थे, लेकिन उनका चुनाव हुआ, वो फिर बने और 20 साल 1837 से 1857 यही पीरियड है उनके शासनकाल का। वो शासनकाल के बारे में क्या जानकारियां उपलब्ध हैं, किस तरह से वो चला रहे थे? सिमट तो गया था, शाहजहानाबाद तक रह गया था, लाल किले के बाहर जो आसपास का इलाका है, जामा मस्जिद और सदर और ये बस इतना सा, और पालम तक भी नहीं था उनका इलाका। तो वो कैसे चल रहा था और इनकी अपनी जो व्यक्तिगत खूबियां खामियां थी वो क्या थी? देखिए, व्यक्तिगत खामियां तो इनकी एक ही थी कि वो उनकी ज्यादा रुचि साहित्य में थी और वो साहित्य के आधार पे जीवन चलाते थे। ये तो खूबी और हुई, दूसरा साम्राज्य सिकुड़ ये गया। तो खूबी हुई, जी, ये तो खूबी हुई अगर साहित्य से जुड़े हुए थे। एक एक राजा के रूप में जितना जिस प्रकार से उनको करना, अब वैसे भी साम्राज्य छोटा था तो बहुत जो पुरानी मुगलों की नीतियां चली आ रही थी उसमें उन्होंने ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि मुख्य परिवर्तन क्या आते हैं, आपका लगान का सिस्टम क्या है, आप धार्मिक नीतियां क्या अपनाते हैं और दूसरे लोगों को कैसे रखते हैं। तो जहाँ तक धार्मिक नीतियों का सवाल था वो पूरी तौर से ये लोगों को एक ही नजर से देखते थे, हिंदू मुसलमान का जो भी हो, उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी है। और जैसा आपने कहा कि उनमें जो सेंसिटिविटी थी, वो सेंसिटिविटी के कारण प्रजा जो जो भी छोटी प्रजा उनकी थी उससे उनका बहुत बेहतरीन रिश्ता था, इतना कहा जा सकता है। जी, तो ये पारिवारिक जीवन किस तरह का था? 4 शादियां की थी शायद, 4 पत्नियां थी या उससे ज्यादा थी। खैर ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अपने दर्शकों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ शादियों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। जी, जहाँ तक शादियों का सवाल है, देखिए शादियां तो ज्यादातर राजा, मुसलमान राजा, हिंदू राजा, शादियां तो जैसे शिवाजी महाराज ने 8 बार शादी की,
और ऐसे कई मुगल राजा हो गए हैं जिन्होंने 6 बार 8 बार कई बार शादी की, क्योंकि शादी केवल एक शारीरिक संबंध का सवाल नहीं था, ये एक राजनीतिक संबंध भी बनाते थे। जब किसी दूसरे राजा से संधि होती थी तो संधि के तौर पर वो इस प्रकार की शादियों को भी करते थे। तो वो उसमें जो इनकी 4 बीवियां थी, तो वो उसके आधार पे इतना ही कहा जा सकता है कि उनके परिवार के जो बेटे थे और पौत्र थे, उनको काफी बाद में यातना मिली, पारिवारिक तौर पे तो यही कहा जा सकता है। और उनकी जो मुख्य पत्नी थी वो उनके साथ रंगून में आई और वो उसका भी वहीं इंतकाल हुआ। तो उससे ज्यादा तो उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी। तो अब मैं इस कार्यक्रम कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं तो फिर मैं इस कार्यक्रम का अंत उन्हीं की, जो आपने कहा कि वो अंतिम समय बहुत पीड़ा में गुजरा, एकांतवास था एक तरह से, अकेले थे वो वहाँ पर और यातनाएँ भी दी गई होंगी उनको। उस दौरान जी। उन्होंने क्या लिखा, वो मैं सुनाना चाहूँगा, बशर्ते आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं यही इसमें ऐड करूंगा कि बाबर से शुरू होकर तो हम जब बहादुर शाह जफर तक आते हैं, तो जो एक मुगलों का एक कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि मुगल क्रूर थे, तलवार के जोर पर धर्मांतरण किया, मंदिर तोड़े, ये ये है। और अभी तो आपने देखा होगा कि अभी किताबों से उनको हटा दिया गया है। तो जब तक हम मुगलों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें बहादुर शाह का जो मिजाज था वो ज्यादा अकबर के नजदीक था, दारा शिकोह के नजदीक था। तो ये अलग अलग प्रकार के राजा जो उस वंश में हुए, उसमें ये एक अलग प्रकार के थे, जिनमें मैं कहूँगा कि इंसानियत का नजरिया बहुत गहरा था। जी। जी। तो ये गज़ल उनकी इस तरह से है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सय्याद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाख पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, ये बहुत मशहूर शेर है उनका। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। और आखिरी जो मैंने पहले भी पढ़ा था, इसका अंतिम शेर है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। बहुत तो जी, और बहुत बल्कि है कि बिल्कुल ये उनकी भी अंडरलाइन करने की जरूरत है प्रोफेसर तुमियानी की उनके दरबार में गालिब, मोमिन, दाग, ज़ौक, इतने बड़े-बड़े शायर उसी दौर में हुए और उनको पूरा जी संरक्षण मिला। और हमारा जो उर्दू लिटरेचर है या हिंदुस्तानी लिटरेचर है, उससे जी जी कितना जी समृद्ध हुआ है उस दौर से। जब इस तरह के बादशाह होते हैं तभी संभव होता है। तो वो हमारी बिल्कुल। सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। इस लिहाज से भी बहादुर शाह ज़फ़र को याद किया जाना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। आप कुछ जो बोल बहुत रहे सही। थे मैंने रोक दिया आपको। नहीं, मैं यही कह रहा था कि उनके साहित्य का लेवल स्तर था, वो बहुत ऊँचा था। यानी वो एक सामान्य प्रकार के शायर नहीं थे। उनकी शायरी में बहुत गहराई थी और ये गहराई उनकी खुद के जीवन से निकली हुई थी। उनकी परिस्थितियों के जो अंतर्विरोध थे, उससे निकली हुई थी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये अपने आप में बहादुर शाह ज़फ़र को एक दूसरे प्रकार से याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, उनकी शायरी और उनकी रचनाएँ। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.